Assalamualaikum everyone. मैं आपकी host Tanzila with another episode of Founder Stories. Today we have a young inspiring entrepreneur जिनके स्टार्टअप का नाम है पीके ऑर्डर्स. तो लेट्स टॉक टू हिम और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से बिजनेस शुरू किया, क्या उसका आइडिया है बिहाइंड दैट और किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम अलीम साहब. वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी आई एम फाइन. चलिए आप सबसे पहले बताइए कि क्या इंस्पिरेशन थी, क्या आपका बिजनेस आइडिया है, किस तरीके से आपका ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा, इसका मैं आपको स्टार्टअप जर्नी बता देता हूँ कि 2019 के अंदर मैं जो है वो एक ब्रांड के लिए काम कर रहा था जिसका नाम फैंसी मॉल के नाम से उनकी वेबसाइट और बाकी सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे. टोटली ई कॉमर्स, जो चाइना बेस्ड प्रोजेक्ट था, और बट पाकिस्तान के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते थे और पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनकी जो है शॉप्स वगैरह और ये चीज़ें थी, और जिसके लिए हम लोग डिफरेंट ई कॉमर्स पोर्टल्स के ऊपर जो है उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते थे और उस तरीके से जाके उसको सेल आउट करते थे. बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करने के अंदर इश्यूज ही आते थे. कभी जो है वो प्रोडक्ट अप्रूव करने के इश्यूज, कभी अकाउंट अप्रूवल होने के इश्यूज, कभी जो है वो अगर प्रोडक्ट सेल हो जाए तो प्रोडक्ट की पेमेंट आने के इश्यूज, और इस तरीके से डिफरेंट इश्यूज. फिर कुछ इश्यूज परचेजिंग पे इश्यूज, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी जो है वो परचेजिंग वगैरह ऑनलाइन ज्यादातर फोकस करता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा टाइम तो होता नहीं है. अब जब हम जो है वो डिफरेंट क्या बोलते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से अपने पाकिस्तान में बात करूं तो मैं दराज चलता है, सबसे ज्यादा दराज है, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो इनमें होता ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट की ऑर्डर अगर कुछ करूं तो अक्सरियत सही भी आ जाती है और अक्सरियत ये भी होता है कि प्रोडक्ट गलत भी आती है. जैसे कि मेरी सिस्टर के साथ हुआ. सिस्टर का जो है वो दराज पे अकाउंट था और वो जो है दराज पे कोई सेल लगी थी, आई थिंक 11/11 की. तो उन्होंने जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज की होगी वहां से. तो वो जो है वो प्रोडक्ट जो दिखाई गई, जो बताई गई, वो प्रोडक्ट नहीं थी. और जब उन पे कंप्लेन्स वगैरह की गई तो उनको एक तो सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर दिया गया, और फिर जब व्हाट्सएप वगैरह पे आए और ये सारी चीजें हुई तो उनको भी वहां से भी ब्लॉक कर दिया गया. अच्छा, जब मैंने उनसे खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे भी वहां पे जो है उन्होंने ब्लैक लिस्ट वगैरह ये सारी चीजें कर दी है. तो खैर फिर हम लोगों ने जो है वो काफी रिलेटिव्स वगैरह से भी इश्यूज रेज हुए, और काफी जानने वाले, और फिर हमने मार्केट रिसर्च की और हम पेजेस वगैरह, जाहिर सी बात है हम इस मार्केट के अंदर काम कर रहे थे और जो चीजें कर रहे थे, तो हमने देखा कि कस्टमर्स को और वेंडर्स को काफी ज्यादा इश्यूज हैं इन चीजों से. वेंडर्स जो है वो एक चीज से परेशान है कि उनकी प्रोडक्ट जब सेल हो जाती है तो प्रोडक्ट सेल होने के बाद उसके प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो या तो एक हफ्ते तक होल्ड होती है, या 15 दिन तक होल्ड हुई हुई होती है, या एक महीने तक होल्ड हुई हुई होती है. तो ये इश्यूज होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है एक अगर सेलर बंदा है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो इतनी देर, इतने टाइम टाइम तक जो है वो किसी और के पास होल्ड हुई हो जो उसकी सेल हो चुकी है. तो हम लोगों ने इस चीज को देखते हुए और फिर अपना ये आइडिया एक लगाया था, और इस पे हमने वर्किंग 2020 में ही शुरू कर दी थी. बट जो हमारे साथ कुछ लोग थे, क्योंकि होता यही अक्सर, कुछ लोग होते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप होता है, यही सारी चीज चल रही होती है. तो काफी लोग आए, काफी लोग चले गए. फिर जो है वो मैंने कोशिश ये करी कि कोई आए या कोई जाए, हमें खुद स्टार्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो हम जो है वो इस स्टेज पे आए. मैं रिसेंटली एक कंपनी के साथ एज अ वेब डेवलपर जॉब कर रहा था और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब भी कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था. तो उस कंपनी से जॉब भी लीव की और इस प्रोजेक्ट के ऊपर आया, और अब टोटली जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 2022 मार्च में. और लॉन्च करने के से पहले हम वेंडर्स, और डेफिनेटली अपने वेंडर्स को पिच कर रहे हैं और चीजें अपनी लाइन अप कर रहे हैं.
अच्छा, इसके अंदर वेंडर्स को क्या सहूलत दे रहे हैं हम अपना सबसे पहला टोटल फोकस जो कर रहे हैं अपने वेंडर्स और अपने कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको खराब नहीं कर रहे हैं। और उसके ऊपर क्यूए जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर कर रहे हैं कि भाई कस्टमर अगर एक चीज का ऑर्डर कर रहा है तो उसको वही चीज डिलीवर हो रही है या नहीं, या अगर वही चीज डिलीवर नहीं हो रही तो उसका क्या प्रोसेस है कि वो कस्टमर उसको अगेन रिटर्न कर सके। तो इसके ऊपर भी मैं आता हूँ, पहले मैं आपको वेंडर्स का बता देता हूँ। अभी तक जो हमने मार्केट रिसर्च की है, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो अपने वेंडर्स से हर प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं। लाइक अगर मैं एक मोबाइल की बात ले लूँ तो एक मोबाइल अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सेल करता हूँ तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर वो मोबाइल 10,000 रुपए का मेरा मिसाल के तौर पर सेल होता है और उस प्लेटफॉर्म की मोबाइल की कैटेगरी की परसेंटेज चार्जेस 25% 20% है, तो यही कोई 2,000 2,500 या कुछ हमारे डिडक्ट होंगे और फिर जाके हमें उसकी पेमेंट रिसीव होगी। या तो उस पेमेंट रिसीव होने पे मैंने आपको बताया 1 हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है। तो हम अपने वेंडर से सबसे पहली बात तो कोई कमीशन फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम अपने वेंडर से सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहे हैं 1,500 रुपीज की। उस 1,500 रुपीज के अगेंस्ट हम अपने वेंडर को कह रहे हैं आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सेल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने बिजनेस का, क्योंकि छोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो अक्सरियत आप देखें तो उनके पास उनके बिजनेस कार्ड नहीं होते, हम उनको ऑटो बिजनेस कार्ड जनरेट करवा के दे रहे हैं उनकी शॉप का, और ये सारी चीजों का हर शॉपकीपर को उसकी अलग से एक शॉप मिल रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर उसके रिव्यूज, उसके बैड रिव्यूज, उसकी सारी चीजें उसको प्रॉपर नजर आ रही है। तो ये 1,500 रुपीज मुझे नहीं लगता कि कोई अगर एक शॉपकीपर है तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट है। और उस 1,500 रुपीज के अगेंस्ट उसको हम डिलीवरी भी करवा के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उसको जो है वो उसकी सारी चीजों को भी मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम ये भी सहूलत दे रहे हैं, अगर उसको अपनी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में कोई इशू आ रहा है तो हमारा नुमाइंदा उसकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। अगर हमारा नुमाइंदा उसकी शॉप पे जाएगा, उसकी शॉप पे भी अगर वो बुलाता है तो हमारा नुमाइंदा उसकी शॉप पे भी जाकर उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह को लिस्टिंग करके आएगा। तो एक तो ये सहूलत वेंडर्स के लिए है। दूसरी कस्टमर्स के लिए क्या सहूलत है? कस्टमर्स के लिए सहूलत ये है कि कस्टमर को एक तो डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जो कि आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, हर कंपनी दे रही है, हर पोर्टल दे रहा है। और इसके अलावा कस्टमर को एक सहूलत ये मिल रही है कि हम अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक जब पहुंचाते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अपने सामने खोल के चेक कर सकता है जब राइडर मौजूद है। आजकल कोई जो है वो क्या बोलते हैं, पैकिंग खोलने की इजाजत नहीं देता जब तक राइडर उसके पास है। राइडर चला जाए तो वो अपनी प्रोडक्ट खोल के चेक कर ले, फिर प्रोडक्ट चाहे उसके पास सही आई हो या ना आई हो तो वो वहां पे खड़ा होकर अपनी प्रोडक्ट चेक कर सकता है। अगर वो देखता है कि हाँ भाई इसकी प्रोडक्ट वही है जो उसने मंगवाई है तो ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट वहां पे रख ले और उसके पास एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू का टाइम शुरू हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का उसके पास रिव्यू का टाइम होगा, वो वहां पे रिव्यू दे दे। और अगर उसकी प्रोडक्ट वो नहीं है जो उसने मंगवाई है तो वो उसी वक्त हमारे जो राइडर उसके पास मौजूद होगा उसको रिटर्न कर सकता है। तो एक ये परेशानी भी होती है कस्टमर्स को रिटर्न करने की। बहुत से, मैं अपनी मिसाल ले लूं कि मेरे पास जब भी 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट जो गलत आई है तो रिटर्न मैंने नहीं की। क्यों? अब रिटर्न करने के लिए उनके ऑफिस जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, तो इससे बेहतर है छोड़ दो उस मामले को। तो मैंने नहीं की। मेरी तरीके के काफी लोग होंगे जो नहीं करते होंगे और काफी लोग ऐसे भी होंगे जो करते होंगे। तो ये सारा सिनेरियो था, ये सारी परेशानियां थी जिसको देखते हुए हमने अपना इस सेटअप को स्टार्ट किया। और डेफिनेटली इस सेटअप के अगेंस्ट हमारे अगले 3 साल 4 साल के जो है वो अगले आइडियाज क्लियर हैं जो इसके अंदर हमें लॉन्च करने के बाद डालने हैं। डेफिनेटली बड़ा आपने डिटेल से एक्सप्लेन किया अपना बिजनेस मॉडल और किस तरह इंस्पिरेशन थी आपकी।
अभी क्योंकि आप इनिशियल फेजेस में अपने स्टार्टअप के, तो डेफिनेटली कुछ आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, तो किस तरीके से आपने बिल्कुल। उनको मीट किए? अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है वो कैनेडियन कंपनी के लिए एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहा था, कर रहा भी हूँ, और पार्ट टाइम है वो। और एक यूएस का एक बिजनेस है ई कॉमर्स का, जिसको मैं एज अ कंसल्टेंट लीड भी कर रहा हूँ और उसको प्रॉपर देख भी रहा हूँ चीजों को। तो उससे जो मेरी इनकम वगैरह जनरेट हो रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके थ्रू मैं ये अपने पोर्टल के ऊपर अपनी कैपिटल लगा रहा हूँ। क्योंकि एक चीज है ना कि जब तक मेरा पोर्टल लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक चीजें हमारी लाइनअप नहीं हो जाती, जब तक कुछ हम फेजेस क्लियर नहीं कर देते, तो जब तक हम किसी भी इन्वेस्टर को नहीं ला सकते अपने साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी इन्वेस्टर को लाने के लिए उस इन्वेस्टर को दिखाना होता है ये चीजें कि हमने ये चीजें कर ली हैं। बिल्कुल। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपने जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप अपने बिजनेस को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली जब हम जॉब से स्विच करके बिजनेस की तरफ आते हैं, तो सोशल या फैमिली प्रेशर्स को फेस करना पड़ता है। क्या आपको भी कुछ इस तरह के प्रेशर्स को फेस करना पड़ रहा है, या रेजिस्टेंस आपको मिल रही है अपनी फैमिली या सोसाइटी की तरफ से? अच्छा सॉरी, आपकी आवाज आई थिंक कट रही है, या तो आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है या मैं मेरा दोबारा प्रॉब्लम रिपीट कर कर देती हूँ। मैंने ये सब क्वेश्चन किया था कि जब भी कोई, आप जैसे आपने बताया कि आप जॉब से स्विच करके ट्राई करें अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने की, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको फैमिली से या सोसाइटी से प्रेशर का एक फेस करना पड़ता है, तो क्या आपको भी कोई इस तरह का प्रेशर फेस करना पड़ रहा है? जी 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 जी, बिल्कुल इस तरीके के काफी प्रेशर्स होते हैं। और ये मेरा एक स्टार्टअप नहीं है, इसके साथ साथ हमारा एक और स्टार्टअप हुआ हुआ है। और मेरे पास इस तरीके के काफी डिजिटल अपनी चीजों को स्टेब्लिश करने के काफी आइडियाज हैं, जिसको हम इंशाल्लाह एक बिजनेस को सेट करके और उनके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज कर रहे होते हैं तो काफी लोगों का प्रेशर होता है, फैमिली से, लोगों से, और काफी फिर जो है वो बुरा कहने वाले भी बहुत होते हैं जो अभी हमारे दरमियान हैं। और खैर है, कोई इशू नहीं है, ये तो होता है, और इंशाल्लाह इसको देखते रहेंगे। आपने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में भी बताया, अपने आपने डेफिनेटली बताया कि किस तरीके से आपका लॉन्च होने वाला है। सो स्टिल इट्स इन अर्ली फेजेस। कुछ नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई टिप देना चाहेंगे आप? नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यही मैं कहूँगा कि काफ़ी हमारे दरमियान मेरे कुछ दोस्त यार हैं, जो कि ज़्यादातर, क्योंकि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो ज़्यादातर लोग एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह करके, और इतनी ज़्यादा जो है वो पढ़ के और डिग्रीज लेकर और फिर आते हैं और जॉब करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। तो ऐसी बात है, फिर वो वही जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आते हैं और स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के यही होता है कि वो स्टार्ट करने के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 9 महीने बाद, 1 साल बाद वो बैक कर जाते हैं। वजह यही होती है कि उनके पास कैपिटल के इश्यूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें करती रहना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस मुझे नहीं लगता कि जो है वो 3 से 4 साल लगाए बगैर आपका एस्टेब्लिश हो सकता है। क्योंकि मैंने अपना ये स्टार्टअप लिया तो मेरे माइंड में ये चीज क्लियर है कि अगले 5 साल तक इस बिजनेस से मैं लॉस में ही जाऊंगा, और 5 साल तक अगले मुझे इस बिजनेस को देना है। हाँ, 5 साल बाद जाके अगर हम इस बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो फिर डेफिनेटली हम इसके बारे में कुछ और सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर्स का होता है कि ज्यादातर यही होता है, देखिए ज्यादातर यही होता है, 3 महीने लगाया, 4 महीने लगाया, 5 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, और जो है वो बिजनेस से कुछ आना नहीं शुरू हुआ तो वो क्लोज कर दिया। मेरे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं, 2 बिजनेसेस क्लोज हुए हैं, 6-6 महीने के अंदर क्लोज हो गए।
और जो कि वही आइडिया अब किसी और ने जो शुरू कर दिया और वो ग्रोथ पे चले गए, तो फिर जो है वो एक उनको भी देख के अफसोस होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बिजनेस को वेरी टाइम इंपॉर्टेंट। देना चाहिए। जी बिल्कुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिक भी रहे, एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट भी रहे अपनी एफर्ट के साथ। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू नीम साहब, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और किस तरीके से आप मोटिवेटेड डेफिनेटली आप एक लग रहे हैं, और आप जिस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं। सो बड़ी इंस्पिरेशन है आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो आपके इंटरव्यू को देख के समझ सकते हैं किस तरीके से कंसिस्टेंट रह के और जॉब के साथ साथ आप अपनी बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे फाउंडर स्टोरीज की किसी एक और एंटरप्रेन्योर के साथ, और उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को शेयर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू।